Hi guys, this is Jasmine here. I hope you all are fine, doing very well in your studies, and I hope you have read about and you have seen in the news about the new CBSE pattern of the examination which CBSE has declared for you. So it is a good pattern, and one thing is clear to you that you have to face examination. Okay, so be prepared about your study nicely and do hard work about your studies. So बच्चों हम हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं. क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, इसमें मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे चैप्टर में है सॉल्यूशन के उसको कवर कर चुकी हूँ. सम कंसंट्रेशन टर्म्स आर स्टिल रिमेनिंग, तो वो हम आज कवर अप कर रहे हैं और फिर हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं दैट वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. ओके, so let us see that formality. The next concentration term is formality. So let us see what is formality. So formality is just similar to molarity, but formality word is especially given for the ionic compounds, because what we say for the ionic compound, it is the one formula unit. For example, NaCl is the one formula unit of sodium chloride. ओके, द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो होता है हमारा पूरा, उसकी जो एक फॉर्मूला यूनिट है वो कौन है? NaCl है. दैट इज द वन फॉर्मूला यूनिट. तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं. ओके, उसके लिए हम एक सेपरेट वर्ड यूज कर रहे हैं. तो फॉर्मेलिटी जो हमारी टर्म है वो भी हम स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही यूज करते हैं, और ये होती बिल्कुल मोलरिटी की तरह है. ओके, इट इज जस्ट सिमिलर टू द मोलरिटी. व्हाट इज दैट फॉर्मेलिटी? हाउ कैन we can it? That the number of moles of ionic solute dissolved in per liter of solution. Okay, it is known as the formality. ठीक है, आपके आयनिक कंपाउंड के कितने मोल्स आपके सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किए गए हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? फॉर्मेलिटी. उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी कहेंगे. ओके, so let us see the formula of formality. It is very easy and it is just similar to the molarity. So formality will be equal to what? Number of moles of solute upon volume of solution in liter. Okay, so what is the solute? The solute is your ionic compound. So हमको number of moles का formula पता है, that is mass upon molar mass. बट हम यहाँ ionic compound की बात कर रहे हैं, तो हमारा number of moles का formula क्या बन जाएगा? mass upon gram formula mass. Okay, we have to see the gram formula mass of the ionic compound. Okay, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर मैं इसको डायरेक्टली मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन milliliter. Okay, so this is the formula for the formality. So it is just a similar term to the molarity, but only difference is what? The term is specially applied for the ionic compounds. This term is especially applied for the ionic compounds. When we talk about the ionic compounds like sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मेलिटी टर्म को यूज करते हैं. तो बिल्कुल होती मोलरिटी की तरह है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल मोलरिटी की तरह होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्राम फार्मूला मास है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ग्राम फार्मूला मास बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकाला जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ग्राम फार्मूला मास निकालना है, इसी सा एग्जांपल ले लेते हैं हम NaCl का, तो बहुत इजी है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही हम सोडियम और क्लोरीन के मास को ऐड करेंगे. ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द आयनिक स्टेट, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दे आर जॉइंड टू ईच अदर विद आयनिक बॉन्ड. तो हमारा जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 23, एंड क्लोरीन का इट इज 35.5. तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 58.5. यू लिख लेते हैं अगर हम सिंपल फॉर्मूला मास की बात कर रहे हैं, और ग्राम फॉर्मूला मास है तो हम उसको ग्राम फॉर्मूला मास से
तो GM लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकलता है, लेकिन स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमने एक स्पेशल टर्म ले लिया, दैट्स इट। ओके, दैट इज द डिफरेंस ओनली। So this is about the formality, which is a very easy term. So let us move towards the next term. Okay. All right, students. The next concentration term is parts per million, and it is denoted like this: ppm. Okay, तीनों यहाँ पर हमारे small letters हैं, ppm. Okay, so let us see what is parts per million. So parts per million क्या होता है? Okay, let us see the definition. The mass of solute dissolved in per million of the solution. ठीक है, जो हमारे सॉल्यूट का मास है वो आपके सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में कितना है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो हम यहाँ पे पर मिलियन पार्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो हम काफी ज्यादा ले रहे हैं, और उसमें हमारा सॉल्यूट कितना है। तो पर मिलियन में तो बच्चों सॉल्यूट बहुत कम ही जाने वाला है। ओके, सो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ये कहाँ यूज आती है? जहां हमें बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में ऐड करना होता है। ओके, देन वी यूज दिस कंसंट्रेशन टर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप कभी टूथपेस्ट का जो आपका ट्यूब है उसे देखिएगा, तो हमारे हर टूथपेस्ट में, जैसे आपको पता होगा कि फ्लोराइड कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, फ्लोराइड्स कुछ मात्रा में हमारे टीथ के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए, इफ द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड विल बी मोर, तो टीथ के लिए वो नुकसान भी करता है। तो आप देखिएगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट, इट इज मेंशन्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज मेंशन्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है उसके अंदर। तो जहां पर अगर कोई सॉल्यूट या कोई कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन में बहुत ही थोड़ी सी उसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है, तो हम इसका, तब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये एक्सप्रेस की जाती है। वन मोर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ, दैट इज कि जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर के स्टरलाइजेशन में, ओके, जब म्यूनिसिपालिटी से आपका जो वाटर स्टरलाइज होता है, प्योरीफाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, घरों में सप्लाई होता है, तो वहां पर क्लोरीन जो है वाटर में ऐड की जाती है, क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टिंग जो हमारा सब्सटेंस है उसकी तरह एक्ट करती है, वो वाटर को स्टेलाइज करती है, इट किल्स द जर्म्स। ओके, बट क्लोरीन वी कैन नॉट ऐड so much in the water, no? It can be poisonous, it can be toxic for us. So chlorine is added in a very less amount, and the concentration of chlorine is used in parts per million. Okay, क्योंकि वहां पे हमें क्लोरीन बहुत थोड़ी सी चाहिए, we require a very less amount of chlorine there. तो जहां भी इस तरह के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हो, जहाँ पे आपके किसी कंपोनेंट की या सॉल्यूट की अमाउंट हमें बहुत थोड़ी सी चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, उस प्लेस पर पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज होता है। ओके, so how we can define the formula of parts per million? Let us see the formula. Okay, formula ppm. Okay, formula ppm will be equal to what? Mass of solute upon mass of solution multiplied by 10 की पावर 6, क्योंकि हमारा जो 1 मिलियन है वो क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये आपके पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, जिस कंपोनेंट की हम कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकाल रहे हैं, तो वी कैन राइट डाउन हियर मास ऑफ कंपोनेंट आल्सो। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पार्ट्स पर मिलियन, राइट? तो ये इस फॉर्मूला से हम, मतलब पर 10 की पावर 6 में, जैसे परसेंटेज तो हम 100 में से निकालते हैं, वैसे पार्ट्स पर मिलियन हम किस में से निकाल रहे हैं, किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं? 10 की पावर 6 में से फाइंड आउट कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन वी आर फाइंडिंग आउट फ्रॉम द 10 की पावर 6। तो ये कंसंट्रेशन टर्म वही उसमें आती है जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है, व्हेन वी यूज सॉल्यूट इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। Okay, so this is the very simple term that is known as parts per million. Now let us move ahead. I will explain you the next term, which is mole fraction, and it is very important term. हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके हिसाब से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये बहुत काम आएगी इस चैप्टर के अंदर। So let us see what is
मोल फ्रैक्शन विच इज द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हम देखने वाले हैं, और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। और एक जो क्लास है मैं आपकी लेने वाली हूँ, तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है। मीन्स अगर आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है तो हम नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी पता है तो मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं। ओके, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मास परसेंटेज और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब अगर हमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पता है हमारे सॉल्यूशन की, तो उसकी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, उसके रिलेशंस भी हमारे पास है, दैट आल्सो वी कैन कैलकुलेट। तो एक क्लास हम उस पर लेने वाले हैं। ओके, और एक क्लास हम लेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स के लिए वी कैन टेक मोर क्लासेस क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ओके, so let us see the next concentration term, that is mole fraction. Let us see the next concentration term, mole fraction, which is denoted by x. ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है x किया जाता है। तो बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब वैसे हमें पता है कि किसी एक कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन है टोटल कंपोनेंट्स में से, है ना। फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है किसी एक कंपोनेंट की क्वांटिटी को, जो टोटल तरह तरह की क्वांटिटीज होती है किसी भी सिस्टम में, है ना, हम उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स का मोल्स का फ्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि वी विल फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। so mole fraction we can calculate for solute and solvent both, हम दोनों का ही फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, द नंबर ऑफ moles of a component divided by total number of moles of all the components present in the solution। ठीक है, हमारे जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के टोटल मोल्स में से हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट का फ्रैक्शन कितना है, उसके मोल्स का फ्रैक्शन कितना है, दैट इज नोन एज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, दैट टर्म इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ओके, so now let us see about the mole fraction, its formula। तो सपोज हम अलग अलग कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं, मतलब हमारा सॉल्यूशन अगर टू कंपोनेंट्स से बना है तो दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकल सकता है दोनों के मोल्स के अकॉर्डिंग। अगर थ्री कंपोनेंट्स से बना है तो तीनों के मोल्स के अकॉर्डिंग निकल सकता है। तो मोल फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, सो that we have two components in solution, that is solute which is 2 and solvent which is 1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, solute 2 है और solvent का नाम हमने 1 रखा है, एंड number of moles of solute and solvent are N2 and N1 respectively। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो N2 और N1। ठीक है, तो हम दोनों कंपोनेंट्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। हमारा जो X2 है, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो X2 इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, N2 अपॉन N1 प्लस N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। So total number of moles we will find by adding the number of moles of solute and solvent definitely, क्योंकि solute और solvent से ही आपका solution बना है। Okay, and x1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, x1 will be equal to number of moles of solvent upon total number of moles of solution, n1 plus n2। So this will be the formula for the x1। तो अगर हमारा कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि हमको हमारे चैप्टर में मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस व्हिच आर हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, दो चीजों को हमने आपस में मिक्स किया हो।
That is known as the binary solution. तो अगर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें हमारे जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा x1 एंड x2. सो x1 प्लस x2 उसके लिए क्या होता है 1. आप निकाल के देख लीजिए जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा x1 प्लस x2 कितना आएगा 1 आएगा. ओके सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो आगे के हमारे इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स में काम आने वाली है. ओके so these are the concentration terms in the solution chapter for a class 12 syllabus and we will have to see the relation between all the concentration term. Relations भी मैं आपको समझाऊंगी. ये relations आपके class 12 में भी काम आएंगे and most important the relation between concentration terms आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे. तो वहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखेंगे कि किस तरीके से हम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज कर सकते हैं. मैं आपको वहाँ पे फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ उससे रिलेटेड and we will see numericals related to this topic. Okay, साथ के साथ ही टॉपिक्स के numericals हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा. तो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो भी हमारे numericals हैं वो हम आगे की 2 या 3 क्लासेस में कवर अप करेंगे and then we will move ahead. Okay, so I hope आपको definitions clear होंगे. से go through the definitions. Okay, go through the formulas, memorize the formulas to solve the numericals and stay tuned for the next video of numericals definitely and try to solve numericals. And till then, stay home, stay safe, subscribe the channel, please share to your friends, hit the like button. Bye bye.